वेलकम टू ज्योग्राफी सिंधु स्टडी पॉइंट्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है हमारा प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से पहले जो हमारा एक सूबा था, यानी कि हमारा बिहार है, हमारा उड़ीसा है, हमारा पश्चिम बंगाल है, हमारा बांग्लादेश है। तो ये जो सूबा था ये पूरा एक प्रांत था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बंगाल बोलते थे। जो हम बंगाल बोलते थे, और बंगाल जो राज्य है वो बंगाल था, उसको अलग अलग हुआ था। और जो हम इतने टाइम तक जो गुलाम रहे हैं, जो हमने गुलामी की जंजीरें हमने जकड़ी थी, उसकी स्टार्टिंग भी जो है वो एक पॉइंट से हम लोग कह सकते हैं कि ये प्लासी का जो युद्ध है वो निर्णायक युद्ध था अंग्रेजों के मध्य और बंगाल के नवाब के मध्य। निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों का जो वर्चस्व है वो स्थापित कर दिया था। आज हम उसी के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें हम अंग्रेजों को भी और प्लस मुगल सल्तनत को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि दोनों को हमें साथ में देखना है। जो अंग्रेज थे उनकी जो लड़ाइयाँ थी वो आपस में लड़ाइयाँ थी, वो मुगल सल्तनत के साथ में लड़ाइयाँ नहीं कर रहे थे। छुटमुट लड़ाइयाँ थी, बट पूरी तरीके से उनकी लड़ाइयाँ मुगल शासन के साथ में नहीं थी। तो हम बात करते हैं अपने बंगाल से। ठीक है, बंगाल है हमारा। बंगाल, तो जो हमारा बंगाल था, मैंने बताया आपको, बंगाल जो है वो उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बांग्ला यानी कि बांग्लादेश को मिला के हमारा ये बंगाल प्रांत था। और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, मृत्यु हो गई थी। तो जो हमारी मुगल सल्तनत है वो इतनी ताकतवर मुगल सल्तनत नहीं रह गई थी। उसके बाद में जो मराठा हैं, हमारे मराठा हो गए, मराठा, बंगाल और मैसूर, जो क्षेत्रीय रियायत हैं, जो क्षेत्रीय रियायत हैं, वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद में जो ये सल्तनत है वो इतनी पावरफुल सल्तनत नहीं रह जाती है। तो ये क्षेत्रीय सत्ताएं क्या होती हैं, ये स्वतंत्र अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू कर देती हैं, यानी कि स्वतंत्र वर्चस्व स्थापित करती हैं। ये स्वतंत्र होती हैं या होना चाहती हैं। ठीक है, मराठा, बंगाल, मैसूर, तो उसमें से ही एक कड़ी है हमारी बंगाल। जो प्लासी का ये जो युद्ध है 1757 की महत्वपूर्ण घटना है हिंदुस्तान के इतिहास में, हम लोग कह सकते हैं अंग्रेजों के लिए। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। तो क्या है कि हमारा ये, अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी गंगा नदी भी आती है, और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। गंगा नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां, ब्रह्मपुत्र नदी की भी सहायक नदियां हैं। तो ये जो एरिया बंगाल है वो काफी उपजाऊ है। व्यापारिक से देखें, कृषि से देखें, उद्योगों से देखें, ये काफी अच्छा और एक समृद्ध एक सूबा है, समृद्ध एक स्टेट है। तो यहाँ पे सबकी निगाहें हैं, अंग्रेजों की भी निगाहें हैं और प्लस अपने इनकी भी निगाहें हैं। और जिसमें हमारी मुगल सल्तनत है वो हमारी क्या हो गई है, कमजोर हो गई है। ठीक है, अब बंगाल है, बंगाल के जो नवाब हैं, कुली खां जो नवाब हैं, इनको स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक माना जाता है, यानी कि स्वतंत्र बंगाल का संस्थापक कौन है? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, मुर्शिद कुली खां स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक हैं। ये इनको संस्थापक माना जाता है, स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक हैं। इन्होंने स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक क्यों हैं? क्योंकि औरंगजेब की यहाँ मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे जो सेंटर में मुगल सम्राट बैठे हैं या मुगल बादशाह जो बैठे हैं, उनको उनसे ये कर देते, कर का तो आवाजाही थी, यानी कि ये कर तो अदा करते थे, बट बंगाल में इन्हें क्या चलाना है क्या नहीं चलाना, उसकी ये यहाँ के उससे परमिशन नहीं लेते। और एक टाइम पे आके इन्होंने वहां पे कर देना भी बंद कर दिया था। तो इस तरीके से ये बंगाल के जो स्वतंत्र संस्थापक है, बंगाल यानी कि स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक हमारे मुर्शिद कुली खां है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इधर से हम लोग देख लेते हैं, इधर से जो हमारी कहानी है वो है अंग्रेज हैं। अंग्रेज जो हैं वो हुगली में अपना वर्चस्व स्थापित, हुगली में
1661 की बात है। 1661 में बंगाल के सूबेदार से हुगली में अपनी कोष्ठियां स्थापित करके अपने व्यापार को ये स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हुगली में अपनी कोष्ठी स्थापित करके वहां पे व्यापार करते हैं। 1668 में आजिम शाह से इन्हें 3 गांव गिफ्ट में प्रदान होते हैं। आजिम कालीकट, कालीकट से ही कलकत्ता बनता है। ठीक है, कालीकट, गोविंदपुरी और सूतानाती। कलकत्ता में ये फोर्ट विलियम यानी कि फोर्ट विलियम किला बनाते हैं। फोर्ट विलियम किला, ये जो फोर्ट विलियम किला है ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि अंग्रेजों ने, ये अंग्रेज हैं, ये अंग्रेजों ने हुगली में लेके परमिशन लेके यहाँ पे कोष्ठी स्थापित की। यहाँ पे फ्रांसीसी भी है, यहाँ पे डच भी है। ठीक है, अब इनकी मुगल सल्तनत से कम लड़ाइयां होती हैं, लेकिन जो कंपनियां होती हैं, जो भारत में कंपनियां आती हैं, भारत में कंपनियां आ रही हैं, अंग्रेज आ गए हैं, हमारी डच आ गए हैं, पुर्तगाली आ गए हैं, फ्रांसीसी आ गए, ये कंपनियां अपने ही वर्चस्व के लिए आपस में लड़ाई करती हैं, आपस में ही ये लड़ाइयां कर रही हैं। ठीक है, इनकी आपस में ही लड़ाइयां होती हैं, जिसमें 3 फेमस युद्ध होते हैं, कर्नाटका के निर्णायक युद्ध होते हैं। भारत के अंदर कौन सी कंपनी राज करेगी और एंड तक वो भारत को गुलाम बना के रखेगी। जो कर्नाटका के 3 युद्ध होते हैं, जिनकी डिस्कशन हम अभी आगे की क्लास में अब भी होगी। ठीक है, ये इतना हमारा हो गया कि कंपनियां आती है, यहाँ पे वर्चस्व करती हैं। हम आते हैं अपने बंगाल पे आ जाते हैं। मुर्शिद कुली खां जो हैं वो स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक हैं। 1719 में उड़ीसा को बंगाल में शामिल कर लिया गया। और ढाका, ये ढाका जो है वो बंगाल की कैपिटल थी मुर्शिद कुली खां के टाइम पे। किसके? मुर्शिद कुली खां। ठीक है, इनके टाइम पे जो ढाका बंगाल की क्या थी? कैपिटल थी। इससे ढाका से कैपिटल को हटा के मुर्शिदाबाद कर दी गई। मुर्शिदाबाद इन्हीं के नाम पे, मुर्शिद कुली खां के नाम पे मुर्शिदाबाद। कहां पे इसकी बंगाल की कैपिटल को कहां पे उठा के रखा गया? मुर्शिदाबाद में इनकी कैपिटल को रख दिया जाता है। और इन्होंने एक नई राजस्व व्यवस्था की पद्धति स्टार्ट की थी, और इजारा क्या थी? ये राजस्व वसूलने की पद्धति या राजस्व वसूलने की क्या थी? प्रथा, यानी व्यवस्था थी। राजस्व वसूलने की प्रथा ये थी। इसमें क्या था कि इसमें इजारा क्या था कि राजस्व जो वसूला जाता था उसे ठेके पे दे देते थे। यानी कि इतना बड़ा एरिया हो गया था बंगाल, इतने बड़े बंगाल जो एरिया था, उड़ीसा उसमें मिला लिया गया, बांग्लादेश था प्लस बंगाल था उसमें, तो उसमें क्या था? उसे ठेके पे दे दिया। यानी कि जिस सूबे का जो सूबा इसमें था उसको ठेके पे उन्होंने दे दिया, और वो ठेका उठा के वहां के लोग उठा के उसमें से ही उनकी इनकम होती थी। जो वो राजस्व वसूलते थे वही में से वो अपनी इनकम निकालते थे, और वो किसको? मुर्शिद कुली खां के उसमें जमा करा देते थे। तो ये क्या थी? इसकी इजारा को क्या है? ठेके पे व्यवस्था थी। किसकी? राजस्व वसूलने की। जो राजस्व वसूला जाता था वो ठेके पे वसूला जाता था। ठेके पर, ठेके पे आप ये नोट करते जाना पॉइंट साथ के साथ कि ये ठेके पर इजारा जो था वो ठेके पर वसूला। अब मुर्शिद कुली खां की मृत्यु होती है। किसमें? 27 में इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है इनकी, मुर्शिद कुली खां की मृत्यु। ये और इनकी मृत्यु के बाद में जो नवाब बनते हैं वो सुजाउद्दौला बनते हैं। सुजाउद्दौला किस पे बैठते हैं?
बंगाल के नवाब बनते हैं। और नवाब की जो पद्धति है वो मुर्शिद कुली खान ने ही निकाली थी। तो ये सुजाउद्दौला नवाब बनते हैं, कहाँ के, बंगाल के नवाब बन जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं मुर्शिद कुली खान से आते हैं, सुजाउद्दौला से इतना कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आता, अलीवर्दी खान से क्वेश्चन उठता है। उसके बाद तो फिर ये अंग्रेज और अलीवर्दी खान इनके बीच में टकराव होता है, इनसे क्वेश्चन उठते हैं। तो ये सिर्फ एक माइंड मेकअप करने के लिए है कि मुर्शिद कुली खान की जो मृत्यु है वो 1727 में होती है। उसके बाद में सुजाउद्दौला नवाब बनते हैं। ये कौन से टाइम तक रहते हैं, इनका टाइम पीरियड, ये 1727 से 1739 तक नवाब रहते हैं। और इनकी मृत्यु के उपरांत इनका बेटा गद्दी पे बैठता है, जो एक अयोग्य था, जो योग्य नवाब नहीं था, कायर नवाब जिसे सरफराज, जो सरफराज है वो गद्दी पर बैठते हैं। ये एक कायर होते हैं, अच्छे नवाब नहीं होते हैं। तो क्या होता है उस टाइम पे उड़ीसा को, यानी कि उस टाइम पे बिहार को, सरफराज के टाइम पे बिहार को बंगाल में शामिल कर दिया जाता है। जब सरफराज होते हैं तो बिहार को भी बंगाल में शामिल कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे जो बैठे थे वो वहां पे करते हैं कि बिहार भी बंगाल में शामिल, नवाब बन गया। 1739 में ये सरफराज जो है वो बंगाल के नवाब बन जाते हैं। सरफराज की मृत्यु हो जाती है 1739 में। अब सरफराज हैं, सरफराज को क्या होता है, यहाँ पे बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। उससे पहले सुजाउद्दौला के टाइम पर ही क्या काम था कि 1733 में बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया जाता है। किसके इशारे पे, यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला, कौन है, मोहम्मद शाह, ये मोहम्मद शाह है जो किसके हैं, मुगल शासक हैं, जिनको मोहम्मद शाह रंगीला बोलते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पे बिहार को 1733 में बंगाल में शामिल कर लेते हैं। और जो बिहार के सूबेदार थे वो कौन थे, अली वर्दी खां सूबेदार थे। ठीक है, अली वर्दी खां सूबेदार थे ये। और ये बहुत ही योग्य और महत्वाकांक्षी सूबेदार थे, कहाँ के, बंगाल, बिहार के, जो अब बिहार को बंगाल में शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पे सुजाउद्दौला के टाइम पे, और उसकी जब ये खत्म हो गए 1739 में, तो उनकी जगह पे बंगाल का नवाब कौन बनता है, बंगाल का नवाब बनता है सरफराज, जो एक अयोग्य शासक है। यहां तक आपको ये राम कहानी समझ में आई। अब 1733 में क्या होता है, 1733 में बंगाल में बिहार शामिल हो जाता है। और 1739 में सुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है और उनका बेटा नवाब बनता है, जो एक अयोग्य है। जो बिहार है उसके जो सूबेदार है वो कौन है, वो है अल खां है, जो एक महत्वाकांक्षी और एक योग्य सूबेदार है। अब वो क्या काम करते हैं, वो 2 करोड़ का क्या राजस्व या 2 करोड़ की एक क्या कह सकते हैं, डोनेशंस एक वो देते हैं, किसको, मोहम्मद शाह रंगीला को ये पेशकश करते हैं कि मैं आपको ये दे रहा हूं और आप मुझे बंगाल का नवाब घोषित कर दीजिएगा। अवैध रूप से हूं, आप मुझे वैध रूप से बंगाल का नवाब घोषित कर दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से देते हैं। तो ये अलीवर्दी खां सुजाऊ जो है वो खत्म हो जाते हैं, उनको मरवा देते हैं और ये बंगाल के नवाब बन जाते हैं। यहाँ पे एक कहानी ये आती है समझ में कि अब जो हमारे सेंटर में बैठे मुगल बादशाह हैं उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है, उनके पास में इतनी नहीं है कि आप लोग ये देखें कि आपको डोनेशंस दी जा रही है, 2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं डोनेशंस के रूप में, कि आप वहां के नवाब को चेंज करके वहां का नवाब स्थायी नवाब घोषित कर दें। ये कंडीशन अब मुगल शासक में यानी कि मुगल साम्राज्य में आ चुकी है, यानी कि मुगल साम्राज्य अपने पतन की तरफ आ रहा था। अली वर्दी खां बंगाल के नवाब बन चुके हैं सुजाउद्दौला के बेटे को मार के। अब हम यहाँ पे इतने अंग्रेजों की कहानी आते हैं कि 1700 में क्या घटना होती है कि 1700 में एक फरमान निकालते हैं। यहाँ पे एक
जो बादशाह होते हैं 1700 में, मुगल अंग्रेजों ने क्या काम करा था 1700 में, अच्छा खासा अपने पैर जमा लिए थे। कहां पे? वेस्ट बंगाल में, यानी हुगली में पैर जमा लिए थे। 1717 में आते आते क्या हुआ था कि मुगल बादशाह थे फर्रुखशियर, 1717 में मुगल बादशाह से फर्रुखशियर बादशाह थे, उन्होंने, वो बीमार हो गए थे, तो अंग्रेजों के एक डॉक्टर ने क्या काम करा था, उनको इलाज किया था, जिससे वो खुश हो गए, उनको एकदम ठीक हो गए थे, और उन्होंने खुश होके अंग्रेजों को एक रियायत दे दी। शाही फरमान इन्होंने निकाला, शाही फरमान इन्हें मिला था। शाही फरमान में क्या था कि इनको यहाँ पे व्यापार कर में छूट दे दी गई, इनके ऊपर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। यानी कि 17 में शाही फरमान निकाला था, फर्रुखशियर ने निकाला था, क्योंकि वो बीमार थे, इनके डॉक्टर ने इनका इलाज किया था, वो ठीक हो गए थे, तो शाही फरमान, इन्हें कर मुक्त व्यापार हो गया था। शाही फरमान को इन्होंने क्या कहा था? मैग्ना कार्टा बोला था अंग्रेजों ने, मैग्ना कार्टा फरमान बोला था। मैग्ना कार्टा फरमान था, उसमें क्या था कि 3000 वार्षिक देके इन्होंने बंगाल में इनका जो काम है, जो इनका जो व्यापार है, वो कर मुक्त कर दिया गया, और 1000 वार्षिक शुल्क पे इन्होंने सूरत में इनके व्यापार कर को मुक्त कर दिया गया। यानी कि इनसे व्यापार में, ये अपने यानी व्यापार करने कहीं जाएंगे तो वहां पे टैक्स इनसे नहीं वसूला जाएगा। इनको तो इन्होंने मैग्ना कार्टा कहा। और दूसरा इनसे क्या हुआ था कि मुंबई में इनकी टैक्साल थी, मुंबई में टैक्साल थी, टैक्साल, जहां पे ये अपना रुपया बनाते थे, उनके जो रुपये को वो शाही मोहर मिल गई थी मुगल सल्तनत के अंदर। तो यहाँ से इन्होंने अपने पूरे पैर इन्होंने जमा दिए। एक तो इनके भैया, इनके रुपये को मोहलत मिल गई मुगल बादशाह में कि वो हिंदुस्तान के अंदर चलेगा, चल रहा है तो चली गई, फिर तो इनका तो चल रहा है, वो इन्हें सहूलियत मिल गई थी, तो इन्होंने ये यहाँ पे, ये इनके साथ यहाँ पे काम हो गए थे। दूसरा, यहाँ पे अली वर्दी खान बंगाल के अब नवाब बन चुके थे। किसके कहने पे? मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पे इन्होंने 2 करोड़ की पेशकश की थी, जिससे इन्होंने सूजा को मरवा दिया था, और वहां पे ये खुद नवाब बन गए थे, काबिल थे, शासक थे, मजबूत थे, महत्वाकांक्षी थे ये। ठीक है, अली वर्दी खां अब बंगाल के नवाब बन चुके हैं। वर्दी खां चल रहे हैं। अली वर्दी खां से पहले अभी हम अंग्रेजों को एक बार और देख लेते हैं। 1740 आते आते, यानी कि 1740 आते आते क्या होता है, आते आते अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियां अपने पैर मजबूत कर चुकी होती हैं सूरत में, मद्रास में और पश्चिम बंगाल में। अब इनके 1740 में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनी भारत में अपने पैर मजबूत कर चुकी होती हैं। जब कर चुकी होती हैं तो 1740 में ही क्या हो रहा होता है कि यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेके वहां पे एक युद्ध की रूपरेखा तैयार, मतलब युद्ध चल घमासान हो रहा होता है, तो उसकी जो हवा है वो भारत तक भी पहुंचती है। यानी कि फ्रांसीसी और भारत के अंदर आपस में जो उनका यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेके जो उनके प्रॉब्लम इश्यू चल रहे थे, वो भारत तक भी आ जाते हैं। अब भारत में भी ये दोनों कंपनियां 1740 में सूरत में हैं और अपनी पश्चिम बंगाल में हैं और अपनी मद्रास में अपने पैर जमा चुकी हैं। अब इनके अंदर घमासान आपस में लड़ाइयां हो रही हैं, जिसकी हवा भारत में भी पहुंचती है।